नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के बारे में कि किस तरीके से वैदिक ज्योतिष आपके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताती है, कैसे उपाय आपके जीवन में कार्य करते हैं, कैसे कुंडली आपके बारे में बताती है, कुंडली क्या है, वैदिक ज्योतिष क्या है। बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो आप कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक ज्योतिष अरुण शर्मा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अरुण जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी वैदिक ज्योतिष के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आपने एक वैदिक ज्योतिष बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? मैं बेसिकली एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और बचपन से ही जैसे आप सबको पता है कि बिजनेस क्लास फैमिलीज़ का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है ज्योतिष की तरफ, क्योंकि आने वाले फ्यूचर को देखना, कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं, कब करियर में अप डाउन्स होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें प्लान की जाती हैं बिज़नेस को लेके। और मैं बचपन से ही ये सब चीज़ें अपने देखता रहा था फैमिली में भी, कि मतलब कैसे कोई भी ज्योतिष के जो ज्ञाता होते हैं, आपके बर्थ चार्ट को, प्लैनेट्स को, दशाओं को कैलकुलेट करके, उनको रीड करके आपको आपके आने वाले समय के इवेंट्स का इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन देते हैं कि आप उनके लिए पहले से ही या तो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर उनके किसी ना किसी तरीके से आप जो उपाय करके उन चीज़ों की इफ़ेक्ट्स को थोड़ा बहुत जो कम कर सकते हो। तो इसीलिए बचपन से ही मेरा ज्योतिष की तरफ एक अलग ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। अब उसके बाद ये था कि ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट तो है, बट सीखे कहाँ से, क्योंकि आपको उसके लिए कोई ना कोई एक अच्छे गुरु, अच्छे मेंटोर या अच्छे आपको इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत होती है। तो मेरी जो खोज है वो जाके रुकी ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस पे, जहाँ मैंने ये एस्ट्रोलॉजी का अपना ज्ञान प्राप्त किया। एस्ट्रोलॉजी का वहाँ पर मुझे इतना इतना बढ़िया ज्ञान प्राप्त हुआ है वहाँ से, कि आज एक कहते हैं ना कि आप सोसाइटी में अगर आप 10 जनों के बीच में भी बैठते हो तो आप अपनी एक अलग इमेज, अलग रेपुटेशन बना सक रहे हो। जो अब पहले आपसे कहते हैं कि हर किसी को आज के टाइम में अपनी प्रॉब्लम्स के कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए उन चीज़ों को, चार्ट को रीड करना, प्लैनेट्स के मूवमेंट को रीड करना, दशाओं को रीड करना, इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग साइंस, जो मेरे को वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस का दिल से और गुरुदेव कश्यप जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अरुण जी आपके इस सफ़र के बारे में जानकर कि किस तरीके से आपके इस सफ़र की शुरुआत हुई और कैसे आज आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से अरुण जी ने ठानी कि उन्हें भी अकल्ट सीखना है और आज वह अकल्ट की विद्या प्राप्त करके हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। वैसे यदि आपकी भी रुचि है, आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं और यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप इस डिटेल्स के माध्यम से इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि यदि हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो एक साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है और कैसे ये हमारे जीवन पर इतना प्रभाव डालती है? ज्योतिष शास्त्र का जो उत्पत्ति हुई है वो बेसिकली जहाँ से हुई है, वेदों से हुई है। और ज्योतिष शास्त्र को वेदों के नेत्र कहा जाता है, कि आपको आने वाले, आपके भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे ग्रहों की चाल आपके आने वाले भविष्य में, आने वाले जीवन में क्या क्या आपको देने वाली है, और उनका आपको कैसे फल प्राप्त होगा। या ज्योतिष में आपको इतनी गहराई है, ये इतना गहरा समुंदर है कि आप इसके अंदर कितना भी आप चले जाइए, बट कभी भी आप उसके कहते हैं ना तल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ज्योतिष हमेशा ही, चाहे इंसान या कोई भी व्यक्ति ज्योतिष के ऊपर बिलीव करे या ना करे, बट ज्योतिष, प्लैनेट्स उसके लिए हमेशा काम कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें, जो भी इवेंट हमारे साथ हो रहे होते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं
प्लैनेट्स और ज्योतिष इन सब से कनेक्टेड है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब जैसे ही एक बालक का जन्म होता है तभी उसकी कुंडली बना दी जाती है, और हमने यही सुना है कि कुंडली के माध्यम से ही आप अपना भविष्य जान सकते हैं, वर्तमान जान सकते हैं या भूत जान सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यही करना चाहूँगी कि कुंडली क्या है, कैसे यह हमारे बारे में सब कुछ बता देती है? जब भी किसी का जन्म होता है उस समय आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले सकते हैं कि जब भी फॉर एग्जाम्पल कभी जब भी मेरा जन्म हुआ या जब भी कभी आपका जन्म हुआ, तो उस समय अपने एक कहते हैं ना कि आकाश का एक नक्शा खींच लिया जाता है कि जो प्लैनेट, जो राशियां जिस दिशाओं में हैं, जहां पर भी हैं, तो वो उनको वहां पर एक तरीके से फोटो में एक तरीके से उनका नक्शा खींच के ये माना जाता है कि ये आपकी जन्म कुंडली है। ठीक है ना। अब इस जन्म कुंडली में आपको ये तो आपके भाव जो होते हैं वो हमेशा अपनी जगह स्थिर रहते हैं, और भावों के बाद इसमें जैसे राशियां होती हैं और प्लैनेट्स होते हैं। तो इसी तरह अगर हम जन्म कुंडली को समझना चाहें तो जन्म कुंडली की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो उसकी लेयर होती है वो होती है भाव, जो आपको हमेशा ही अपनी जगह स्थिर रहेंगे। भावों के बाद आपके जो दूसरी लेयर आती है वो आती है राशियों की, जो अपने अकॉर्डिंग मूव करती रहती हैं। हर 2 घंटे में राशियां अपने अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। और उसके बाद जो तीसरी लेयर आती है वो आती है ग्रहों की, जो अपने इफ़ेक्ट्स अपने जहाँ पर भी उनका जिस भी राशि में होते हैं, जिस भी भाव में होते हैं, उसके अनुसार वो हमारे को हमारे जीवन में इवेंट्स देते रहते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कुंडली जो होती है उसकी 3 लेयर्स होती है, पहला भाव, फिर राशि और फिर ग्रह। तो क्रमानुसार मैं इन तीनों विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी। यदि हम भाव की बात करें तो हमने यही सुना है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। तो ऐसे में 12 भाव क्या कुछ हमें बताते हैं, क्या कुछ इसका योगदान रहता है, क्या इसका महत्व है कुंडली में? 12 भावों का में ये कह सकते हो आपकी 12 भावों में एक व्यक्ति का पूरा जीवन इन्हीं 12 भावों में है। पहले भाव से लेके 12वें भाव तक अगर हम एक एक भाव को देखते जाएं तो इंसान पहले भाव में, जिसको लगन भी कहा जाता है, जो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भाव होता है हमारी जन्म कुंडली का, वहीं से इंसान का जन्म होता है। जब भी इंसान का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में, ईस्ट दिशा में जो भी राशि होती है वो हमारे पहले भाव में स्थित होती है, और पूर्व दिशा में उसी राशि में जो भी ग्रह होंगे वो हमारे को हमारे पहले भाव में मिल जाते हैं। पहले भाव से अगर हम देखना चाहें तो इंसान का हम चेहरा, रूप, रंग, उसका आत्मबल, उसका मतलब ओवरऑल जो उसका पर्सनैलिटी है, उसका मतलब क्या उसका नेचर है, क्या है, किस टाइप का वो पर्सनैलिटी है, क्या उसके थिंकिंग है, क्या सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम पहले भाव से बहुत आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा भाव। दूसरा भाव हमारे को किसी भी मनुष्य की फैमिली लाइफ, उसकी कुटुंब जिसको कहा जाता है, उसका जो भी संपत्ति है, उसकी जो भी खान पान है, उसकी जो भी क्या नाम से ये सौंदर्य है, मुख की क्रांति जो भी है, ये सब चीज़ें हम दूसरे भाव से बहुत आराम से देख सकते हैं। तीसरा भाव जो आता है ये पराक्रम का होता है। यहाँ से मनुष्य का साहस, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, महत्वाकांक्षाएं, कंधा बुझाएं, ये सब चीज़ें हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। चौथा भाव जो होता है इसको सुख का भाव कहा जाता है। यहाँ से हम किसी भी मनुष्य का, उसका किस टाइप का सुख रहेगा, उसके किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, किस टाइप का उसको वाहन रहेगा, कितनी ज़मीन जायदाद रहेंगी, उसका क्या माँ के साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे, माँ के अगर किसी भी व्यक्ति की माँ के से रिलेटेड संबंध या माँ के बारे में भी अगर अपने को देखना हो तो भी अपन चौथे भाव से देख सकते हैं। उसके बाद पांचवा भाव, पांचवें भाव से हम किसी भी व्यक्ति की बुद्धि, विद्या, संतान, उसके प्रेम, मनोरंजन, इवन की जो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट का भी हम पांचवें भाव से देख सकते हैं। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु का होता है। यहाँ से हम प्रतियोगिता का देखते हैं, यहाँ से हम सर्विसेज का देखते हैं। छठे भाव के बाद आता है सातवां भाव। सातवें भाव से हम देखते हैं अपना लाइफ पार्टनर, हमारी डेली इनकम कैसी रहेगी, हमारा विवाह के बाद हमारा जीवन किस प्रकार से रहेगा, हमारे जो भी मतलब कहते हैं ना डेली वेजेस जो होते हैं हमारे,
वो सब हम 7वें भाव से देखते हैं। उसके बाद 8वां भाव जो आता है, 8वें भाव से हम देखेंगे कि हमारे को कहते हैं ना कि एक आपको 8वें भाव से आपको अनअर्जित धन जो हो गया, भ्रष्टाचार, ठीक है ना, इस भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। दुर्घटनाओं का भी हम 8वें भाव से देखते हैं। और इसी के साथ साथ ज्योतिष और गुप्त विद्याओं के लिए भी हम 8वें भाव को देखते हैं। उसके बाद 9वां भाव, 9वां भाव जो होता है ये हमारे पिता का भाव होता है। 9वें भाव से हम अपनी लंबी यात्राओं को देखते हैं, गुरुओं का, तीर्थ यात्राओं का, भाग्योदय का, उच्च शिक्षा का, ये सब 9वें भाव से देखा जाता है। 10वें भाव से हम देखते हैं अपने पिता का, जब चाइल्ड इंडिपेंडेंट हो जाता है। जब चाइल्ड इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके बाद हमारी नेम, फेम, पोजीशन, कर्म, व्यवसाय, ये सब हम 10वें भाव से देखते हैं। 11वें भाव हमारा जो होता है, इससे हम देखते हैं कि हमारे को हमारी डिज़ायर्स, जो हमारी प्राप्तियां हैं वो किस प्रकार होंगी। हमारे बड़े भाई बहनों को हम 11वें भाव से देखते हैं। हमारी इच्छाएं, इच्छा पूर्ति किस प्रकार होगी, सभी चीज़, सभी प्रकार के लाभ जो हैं वो हम 11वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव जो होता है इसको मोक्ष का कहा जाता है। 12वें भाव से हम जेल, हॉस्पिटल, गुप्त शत्रु और सभी प्रकार के खर्चे और निवेश 12वें भाव से देखे जाते हैं। बिल्कुल, कुंडली की पहली सतह के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि भाव किस तरीके से जीवन को प्रभावित करते हैं और क्या कुछ यह हमें बताते हैं। जैसे कि आपने दूसरी सतह बताई थी कि कुंडली की राशि होती है, 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां किस तरीके से प्रभावित करती है यह मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मन में यह प्रश्न आया कि क्या कुछ कुंडली के प्रकार भी होते हैं, कि कुंडली भी तरह तरह प्रकार की होती है, और अगर होती है तो कितने प्रकार की, और कैसे, कौन सी कुंडली क्या बताती है? वैदिक ज्योतिष में जैसे एक अपनी लगन कुंडली हो गई। लगन कुंडली जो होगी वो अपने लिए एक तरीके से उस समय का आपका जो भी ज्योतिष, जो भी आकाशीय जो फोटो है वो हो गई। उसी के अंदर आपकी 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियाँ भी होती हैं, जो आपके विभिन्न पहलुओं पे अगर अपने को बहुत गहनता से जाना होता है तो हम उसके इन 16 कुंडलियों को देखते हैं। जिसमें जैसे सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए हो सकता है कि लगन कुंडली में आपको वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा हो, बट कहीं ना कहीं आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे नवमांश की, D9 की, जो आपके मैरिड लाइफ को दिखाएगा। इसी प्रकार अगर करियर के लिए देखना है तो हम D10 को देखेंगे। तो इसी प्रकार अगर हम देखें इसमें संतान के लिए अगर हमको देखना है तो हम D7 को देखेंगे। इसी प्रकार कुल 16 तरह की वर्ग कुंडलियाँ इसमें वैदिक ज्योतिष में होती हैं, जिनको डीपली स्टडी करके हम किसी भी पहलू पे, किसी भी चीज़ पे प्रिडिक्शन दे सकते हैं। सर, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि कुंडली का क्या महत्व है, कुंडली कैसे हमारे जीवन के बारे में बताती है। आपने बताया कि कुंडली की 3 लेयर्स होती है, जिसमें आपने भाव के बारे में हमें बताया कि कुंडली के 12 भाव हमें क्या क्या बताते हैं। अब राशियों की बात करना चाहूँगी। जैसे कि आपने बोला था कि कुंडली की दूसरी लेयर यानी कि दूसरी सतह हमारी राशि होती है, तो 12 राशियाँ कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, कुंडली को प्रभावित करती है, जानना चाहेंगे। तो जिस प्रकार आपने राशियों के बारे में पूछा, एक ब्रह्मांड को अगर हम 360 डिग्री का मान के चलते हैं पूरा, तो प्रत्येक राशि को 30 डिग्री दिए गए हैं। क्योंकि अगर 360 डिग्री को अगर हम 12 भावों में विभाजित करेंगे तो 30 डिग्री का एक एक भाव बनता है। तो इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में 12 राशियाँ जिनको 30-30 डिग्री दिए गए हैं। अब सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। राशियाँ बेसिकली एक तरीके से जिस भी भाव में होती हैं वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं, कि वहाँ का एक वातावरण बनाती हैं। मनुष्य को उसी वातावरण का, उसी भाव में उसी वातावरण की एक फील आती है कि मतलब ठीक है, उसका यही नेचर रहेगा। अब अगर हम माने जैसे काल पुरुष कुंडली को ही उठाकर अगर अपन चलते हैं, काल पुरुष कुंडली के पहले भाव में मेष राशि आती है। मेष राशि जो है इनके स्वामी मंगल हैं, और मंगल इनके स्वामी है। मेष राशि का चिन्ह है मेंढा, ठीक है ना, मेंढा चिन्ह है इनका। मेष राशि का जो भी जातक होगा, जिसकी भी पहले भाव में लगन में मेष राशि होगी,
वो आगे से चल के जिम्मेदारी लेने वाला होगा। उसमें एक तरीके का अलग ही साहस होगा और उसमें हर चीज़ को एक कहते हैं ना कि जिस तरीके से मेंढे का एक नेचर होता है कि किसी भी चीज़ को आगे से जाके फेस करना, ठीक है ना, सर से। तो ऐसे बंदे पॉलिटिकल कम होते हैं, बट इनको ये कहते हैं कि ये मुंह पे जो होता है वो तुरंत बोल देते हैं और हर चीज़ की ये आगे से चल के अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, साहसी बहुत होते हैं ये। बट मेष राशि वालों में एक कहते हैं कि आपको इनमें अलग ही जोश देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी मेष राशि के जातक से मिलेंगे जिसके लगन में मेष राशि होगी, तो उसके जोश, उसके साहस से ही पता चल जाएगा कि इसमें एक अलग ही जोश, एक अलग ही करेज है। अगर हम दूसरी राशि की बात करें, दूसरी राशि वृष राशि है जिसके स्वामी होते हैं शुक्र और इसका चिन्ह होता है बैल। अब ये राशि जो होती है ये बेसिकली एक तरीके से हमारे कुटुंब को दिखाती है, हमारे परिवार को दिखाती है। यहाँ पर जिस प्रकार की मतलब कहते हैं कि अगर हम इस राशि को समझना चाहें तो इस राशि में ये कहीं ना कहीं मतलब एक अपने परिवार से जुड़ी हुई राशि है, ये कुटुंब से जुड़ी हुई राशि है। यहाँ पे इस राशि के जो भी मतलब जिनके भी लगन में अगर वृष राशि होगी तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं मतलब उनको अपनी फैमिली से एक बहुत अटैचमेंट होती है। उनको कहीं ना कहीं धन संचित, क्योंकि ये संचित धन की भी राशि है, तो उनको धन जोड़ना, ठीक है ना, धन को संभाल के रखना। और एक कहते हैं ना कि इसका मतलब अगर अपन देखें तो ये जैसे एक बैल होता है कि मतलब मेहनती, ठीक है ना, कि मेहनत करने में बहुत ही आगे होते हैं ये। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं ये बुध हैं और मिथुन राशि जो है ये बेसिकली एक तरीके से अगर अपन देखा जाए तो ये बुध जो ग्रह हैं, बुध ग्रह को ज्योतिष में एक बालक या बच्चे के रूप में देखा गया है। तो जिनके भी मिथुन राशि लगन में होती है, जो भी मिथुन राशि से रूल होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि देखने में वो इतने जल्दी मैच्योर नहीं दिखते, ठीक है। उनमें कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। उनको कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिस तरीके से एक बच्चा बहुत जल्दी मतलब कहते हैं ना कि मैनिपुलेट हो जाता है, तो ये भी कई बार बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। इनको हर चीज़ को कहते हैं कि एक तरीके से मतलब बुध जो होते हैं ये बहुत अच्छी तरह मतलब कॉपी करना जानते हैं। तो इनकी एक क्वालिटी होती है कि मतलब ये मतलब कॉपी बहुत अच्छे से कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब काम को। और जिस भी भाव में हमारी बुध राशि होती है, इंसान वहाँ पे कहीं ना कहीं हमेशा ही किसी ना किसी को मतलब कहते हैं ना फॉलो करता हुआ या कॉपी करता हुआ दिखेगा। अगर मान लीजिए बुध राशि किसी भी जातक के 10वें घर में है तो वो हमेशा उसको दूसरे का काम पसंद आएगा। कभी खुद का मतलब चाहे वो बहुत अच्छा कर रहा है बट उसको लेकिन फिर भी हमेशा ये रहेगा कि दूसरा इंसान जो कर रहा है वो मच बेटर है। इसी प्रकार अगर हम देखें कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, इनका साइन होता है केकड़ा। कर्क राशि जो होती है ये बेसिकली एक तरीके से इमोशंस की राशि होती है जिसके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा को अगर देखा जाए तो चंद्रमा एक तरीके से हमारी माँ हो गई। जो भी हमारे मदरली फिगर्स होते हैं, मदरली जो भी लेडीज़ होती हैं, उनको हम चंद्रमा से देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से। अब केकड़े का क्या है, केकड़े की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो कर्क राशि वाले होते हैं जो इसमें, इनको आप कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक तो इमोशंस की राशि है, ठीक है ना, दूसरा जल तत्व की राशि है, दूसरा चर राशि है। केकड़े को कभी भी आप देखोगे, केकड़ा लेफ्ट भी चल लेता है, राइट भी चल लेता है, आगे भी चल लेता है, पीछे भी चल लेता है। तो अगर आपने मान लीजिए इनको लेफ़्ट से रोकने की कोशिश करेंगे तो ये राइट की तरफ मूव कर लेंगे, राइट की तरफ रोकने की कोशिश करेंगे, फ्रंट बैक कहीं पे भी मूव कर लेते हैं। इसीलिए इनको रोकना और इनको मतलब कहते हैं ना कि किसी तरीके से बैरियर पैदा करना वो बड़ा मुश्किल होता है इनके लाइफ में। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य और इनका साइन भी सिंह ही है। अब जिस प्रकार सिंह राशि को जिस प्रकार सिंह जंगल के राजा होते हैं, इनमें भी वही एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका बैठने का तरीका, ये हमेशा बैठेंगे इस तरीके से कि जैसे कोई मतलब राजा बैठा हुआ है। चाहे ये कुर्सी पे भी बैठेंगे, चाहे ये कहीं पे भी बैठेंगे, तो इनका एक अलग ही होगा कि मतलब जैसे कोई राजा
राजसी ठाट बाट मिलेंगे आपको इनको मतलब कहते हैं कि हमेशा एक ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएंगी। इनको कभी भी मतलब अपना अगर आप इनको कहीं पर भी किसी भी जगह इग्नोर करोगे तो ये तुरंत ही उस चीज़ को फील कर जाते हैं। इसीलिए इनको हमेशा बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि वाले बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। एक तो थोड़ा सा इनमें ईगो होता है, क्योंकि राजा हैं तो वो एक ईगोस्टिक वाली थोड़ी सी चीज़ इनमें रहती है। उसके बाद अगर हम देखें कन्या राशि के स्वामी फिर बुध हैं, ठीक है ना। और इसमें कन्या राशि में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये राशि हमारे जिस भी भाव में होती है वहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पेंडिंग कर्मास को दिखाती है। अगर ये राशि कहीं किसी भी मनुष्य के किसी भी व्यक्ति के लगन में होगी तो ये हमेशा वहाँ से ये दिखाएगी कि ये व्यक्ति का कहीं ना कहीं कुछ पेंडिंग कर्मा खुद को लेकर पेंडिंग है। अगर ये दूसरे भाव में कन्या राशि होगी तो ये हमेशा ये दिखाएगी कि उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा अपने परिवार को लेकर है। अगर ये तीसरे भाव में होगी तो उसका पेंडिंग कर्मा कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों को लेकर है। अगर चौथे भाव में होगी तो माँ को लेकर है। इसी प्रकार अगर हम इसको प्रत्येक भाव से देखेंगे तो प्रत्येक भाव के कारक तत्व से संबंधित किसी ना किसी चीज़ से पेंडिंग कर्मा जरूर ये दिखाती है कन्या राशि, और उसको इसी जन्म में इंसान को पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि का जो चिन्ह है वो है तराजू। तुला राशि वाले जो होते हैं इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनको हर चीज़ के लिए कोई ना कोई पार्टनर चाहिए होता है। अगर इनको सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है ना तो भी इनको पार्टनर चाहिए। अगर इनको शाम को मान लीजिए किसी पार्टी में जाना है तो उसके लिए भी पार्टनर चाहिए। अगर इनको शॉपिंग के लिए भी जाना है तो भी उसके लिए इनको पार्टनर चाहिए। इनको हर चीज़ में पार्टनर चाहिए होता है। तुला राशि का जैसे चिन्ह है तराजू, तो ये बिल्कुल बैलेंस करके संतुलित करके चलने वाले हैं। अपनी इच्छाओं और रिक्वायरमेंट्स के बीच में ये बिल्कुल बैलेंस करके चलते हैं। उसी प्रकार वृश्चिक राशि जो है इसके स्वामी है मंगल और इसका चिन्ह है बिच्छू। लेकिन जो वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि वाले हमेशा ही गोपनीय रहेंगे। कभी भी वृश्चिक राशि वाले अपने मन की जो है ये कभी भी खुलकर नहीं बताते। इनको समझना और इनके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को रीड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो अंदर होंगे वो ये जल्दी से बाहर नहीं दिखाएंगे। धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति और ये जैसे एक तरीके से अग्नि तत्व की भी राशि है। तो धनु राशि वाले जो होंगे इनमें भी गुस्सा होगा, बट इनके गुस्से के साथ साथ इनके पास ज्ञान जरूर होगा, क्योंकि बृहस्पति इसके स्वामी है। और इनको जो होगा अपने ज्ञान पे कहीं ना कहीं थोड़ा कहते हैं ना कि आपको एक प्राउड होना अपने ज्ञान पे, वो ज़रूर होता है। मकर राशि जिस प्रकार मकर राशि के स्वामी हैं शनि और इसके जो चिन्ह हैं वो है मगरमच्छ, ठीक है ना, मगर। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वाले जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। हर चीज़ को लेके, हर चीज़ को ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि इस चीज़ में क्या प्लस है क्या माइनस है। मकर राशि वालों को टोटली प्रैक्टिकल कहा जा सकता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि है और ये बेसिकली एक तरीके से प्राप्तियों की राशि है। मतलब कुंभ राशि वालों की डिज़ायर्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद मीन राशि बेसिकली 12वें भाव में की राशि होगी है काल पुरुष कुंडली के अनुसार, और इसका साइन है मछली। मीन राशि का ये है कि जो चीज़ आप ये बेसिकली टोटली सरेंडर की राशि है। मतलब यहाँ पर जो भी ग्रह है या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको हमेशा टोटल सरेंडर रहना होगा। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि राशियां किस तरीके से हमारी कुंडली को प्रभावित करती है। अब यहीं पर बात करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया था कि कुंडली की 3 सतह होती है, 3 लेयर होती है, पहला भाव, दूसरा राशि और तीसरा ग्रह। तो आपने भाव और राशि हमें बखूबी बता दिया। अब ग्रहों की बात करना चाहूँगी। ग्रहों में हमारे 9 ग्रह होते हैं जो सभी को पता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जुपिटर जिनको गुरु कहा जाता है, शुक्र, राहु, केतु एंड शनि। अब ये 9 ग्रह हमारे कुंडली के किसी भी भाव में उस समय जिस समय हमारा जन्म हुआ है किसी भी भाव में स्थित हो सकते हैं। हो सकता है कि एक भाव में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह भी हों,
और हो सकता है कि किसी एक भाव में कोई ग्रह ना भी हो, लेकिन जिस प्रकार ये ग्रह हैं उसी प्रकार इनमें इनके तत्व हैं। अगर हम जैसे सूर्य की बात करें, सूर्य बेसिकली एक ऐसा ग्रह है जिसमें अपना बहुत तेज है। सूर्य हमारे कहीं ना कहीं पिता को दिखाता है। सूर्य बेसिकली ऊर्जा का कारक है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास है जिनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सब चीज़ें सूर्य से कनेक्टेड है। सूर्य हमारे को एक तरीके से, अगर आप ये देख लीजिए, कभी आप अंधेरे में हैं और अगर आपको रोशनी की किरण दिखती है या रोशनी दिखती है, तो जो भी चीज़ हमारे को हमारे जीवन में रास्ता दिखाती है, रोशनी दिखाती है, सही मार्ग दिखाती है, वो हमारे लिए सूर्य हैं। क्योंकि उनका हमारी जीवन के अंधकार को दूर करके हमारे को सही रास्ता दिखाना सूर्य का ही एट्रीब्यूट है। उसके बाद अगर हम देखते हैं चंद्रमा, चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारी माँ से कनेक्टेड होता है। हमारी माँ जो है उन्हें हम चंद्रमा की ही कारक मानते हैं। चंद्रमा जो है बिल्कुल शीतल, ठंडा, शांत। अगर आप कभी भी परेशान होते हैं, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले इंसान अपनी माँ को ढूंढता है। इंसान सबसे पहले अपनी माँ के पास जाना चाहेगा, वहाँ जाके उसको पूरा शांत, बिल्कुल आराम से। और इसी प्रकार चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी हमारे को बिल्कुल शांति देते हैं। चंद्रमा हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं। चंद्रमा जहाँ पर भी, मतलब अगर कभी भी आप किसी व्यक्ति को देखें, हमारी जितनी भी मेडिसिन्स हैं ये सब हमारे लिए चंद्रमा है। जल तत्व चंद्रमा है, दूध चंद्रमा है। जो भी चीज़ें हमारे को एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रही हैं, वो सब हमारे जीवन में चंद्रमा है। बुध ग्रह जो होते हैं, बुध ग्रहों को हम अपनी बुध ग्रह एक तरीके से हमारे जो भी मित्र हैं, ठीक है ना, जो हमारे आसपास जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे बुआ, बहन, बेटी वगैरह जो हैं, ये सब बुध है हमारे लिए। और बुध ग्रह इंसान को कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कि आपको मतलब बुध ग्रह आपके लिए हमेशा एक तरीके से, अगर आपका बुध ग्रह को अगर आप समझना चाहें तो बुध ग्रह हमेशा आपके जैसे कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर व्यापार करना है तो बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी मतलब पेपर रिलेटेड काम करना है, कुछ भी करना है, तो भी बुध ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुध हमेशा ही आपको कहीं ना कहीं ही, मतलब आज के समय में अगर आप एक कहते हैं सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, अगर आप एक सफल वक्ता बनना चाहते हैं, तो हमेशा ही आपको अपने बुध ग्रह को संजो के रखना होगा। उसके बाद आपके आते हैं गुरु जो हैं वो हमारे, जैसे नाम से ही पता ही, ये हमारे गुरु हैं। ये हमारे को जो भी कहते हैं ज्ञान देने वाले होते हैं, जो हमारे को हमारे बचपन से लेके अब तक जिन्होंने भी हमारे को ज्ञान दिया है, वो सब हमारे लिए एक तरीके से गुरु की उसमें आते हैं। गुरु हमारे लिए ज्ञान भी हैं और गुरु हमारे लिए विजडम भी हैं। उनके दिए हुए ज्ञान से हम जो अपने अंदर विवेक पैदा करते हैं, वो भी गुरु है। शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का, शॉपिंग का, ब्रांडेड क्लोथ्स का, परफ्यूम का, ज्वेलरी का, आपका लाइफ पार्टनर शुक्र है। ये सब चीज़ें आप शुक्र से देख सकते हैं। अगर आप शनि देखेंगे, शनि कहीं ना कहीं आपके जो भी आपके सर्वेंट्स हैं, ठीक है ना, आपके क्या नाम से जो भी आपकी लाइफ में कई बार जैसे दुख आते हैं, उनको भी हम शनि से देखते हैं। आपके क्या नाम से कारखाने हो गए, बड़े बड़े उद्योग हो गए, ये सब हम चीज़ें शनि से देखते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे आसपास जो भी फिज़िकली जो मेहनत का काम कर रहे हैं मज़दूर जो हैं, वो सब हम शनि से देखते हैं। राहु बेसिकली एक तरीके से राहु और केतु जैसे एक काल्पनिक ग्रह हैं। तो राहु केतु जिस भी भाव से स्थित होंगे, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे को, राहु जिस भी भाव में बैठे होंगे, वहाँ कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को एक इल्यूजन रहता है, उसको एक कल्पनाओं में रहता है वो व्यक्ति। और केतु जिस भी भाव से संबंधित होते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं आदमी को एक बार लाइफ में डिटैचमेंट होता ज़रूर है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया हमें कि किस तरीके से राशियों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, भाव का प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। यह तीनों जो है एक कुंडली के आधार है और वैदिक ज्योतिष किस तरीके से हमारे जीवन को बतलाता है, सब कुछ हमारे जीवन के बारे में बताता है। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत विशेष जानकारी आपको दी गई है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। अरुण जी, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।
आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें